ओके जी, हम कवर कर रहे थे मैकेनिकल इंजरीज़ को जिसके अंदर हम ब्रूज़ पढ़ चुके हैं, हम एब्रेजन पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने लगे हैं लैसेरेशन को। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं आपको पिक्चर से एक्सप्लेन कर दूँ कि लैसेरेशन में है क्या सीन, ठीक है? अब आप नोट करो मैंने आपको एब्रेजन पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको बताया कि आपकी सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस डैमेज होती है, डिस्ट्रक्ट होती है जिसको हम एब्रेजन बोलते हैं। कंटूजन में हमने पढ़ा कि सुपरफिशियल स्किन भी डैमेज नहीं होती, स्किन बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, बस अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं और बाहर स्किन पे ऐसी अपीयरेंस मिल रही होती है, ठीक है? अब जो हम पढ़ने लगे हैं लैसेरेशन जिसके अंदर आपकी स्किन की जो लेयर्स हैं वो टोटली डैमेज हो जाती हैं और आपको इस तरह फ्लैश जो होता है वो बाहर से दिख रहा होता है। तो ये एज़ कम्पेयर टू एब्रेजन एंड कंट्यूजन ज़्यादा सीवियर इंजरी है और जो सिम्पलेस्ट फॉर्म है इंजरी का वो आपके एब्रेजन है, ये हमने वहाँ पढ़ा था, राइट? अब सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? इट इज़ द वुंड दैट इज़ कॉज्ड बाय क्रशिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग और द टियरिंग ऑफ स्किन। आपने नोट किया कि यहाँ पे स्किन जो है वो पूरी तरह से टियर हो गई है और अंदर से आपको फ्लैश दिख रहा है, सही है? और ये किसी भी ब्लंट फोर्स की वजह से हो सकती है। नोट करो कि कॉमन साइट्स कौन-सी होती हैं जहाँ पे भी बोनी सपोर्ट हो, जैसे कि आईब्रो, स्कैल्प, फेस, नीज़ इन सब जगह पे और जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट होते हैं, वहाँ पे ये इतनी कॉमन नहीं होती, सही है? इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ कॉज्ड बाय रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट दैट इज़ आरटीए और स्टोन्स की वज़ह से भी हो सकती है, आप किसी रफ ऑब्जेक्ट पे गिर गए उस वज़ह से भी हो सकती है। तो लैसेरेशन मेनली तब होती है जब 2 हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच कोई इंजरी हो रही हो। जैसे कि हमने कहा ना कि लैसेरेशन वहाँ पर होगी जहाँ पे बोन ही सपोर्ट हो। तो एक हार्ड ऑब्जेक्ट तो आपकी बोन हो गई और दूसरा हार्ड ऑब्जेक्ट वो होगा जिससे आपको इंजरी हुई होगी। तो 2 हार्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो आपको रिजिड सी एक इंजरी देखने को मिल रही है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम लैसेरेशन बोलेंगे। आई होप कि दिस पेज इज़ क्लियर। अब ना हम पढ़ने लगे हैं लैसेरेशन की टाइप्स को। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट लैसेरेशन। ये वही जो अभी मैंने आपको बताई ना, जो कि 2 हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच में होगी। इमेजिन करो ये किसी का स्कल है और ये कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है जो कि आके इसके स्कल पे लगा। अब आप नोट करो कि जो बोन होती है आपकी वो भी हार्ड होती है और जो भी आपका वेपन आके लग रहा है वो भी हार्ड है। तो ये 2 हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच में इंजरी है, इसको हम स्प्लिट लैसेरेशन कहते हैं। इसके अंदर स्किन जो होती है ना, वो एक जगह से स्प्लिट हो जाती है। इस पिक्चर से देखो, ठीक है? आप नोट करो मे बी कोई हार्ड ऑब्जेक्ट इसकी बोन पे आके लगा होगा जिसने क्या करा इस स्किन को उस स्किन से बिल्कुल सेपरेट कर दिया। दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्प्लिट लैसेरेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग 2 हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, स्किन जो होती है वो जहाँ पे एडहेयर थी वहाँ से स्प्लिट हो गई है। यही सब कुछ यहाँ पे नोट्स में भी लिखा हुआ है, नोट करो स्प्लिटिंग ऑफ द स्किन जहाँ पे वो एडहेयर थी, इसके अलावा 2 ऑब्जेक्ट स्ट्राइक हुए जो कि दोनों ही हार्ड ऑब्जेक्ट थे जैसे कि वेपन और बोन। ये आपकी पहली टाइप थी और इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो स्कैल्प ही है जो मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल में बताया। इसके अलावा चीक, चिन, आईब्रो इन सब जगह पे ना अच्छी खासी बोनी सपोर्ट है, ठीक है? बोन्स हैं बिल्कुल सामने। तो आपको जो भी कोई इंजरी होगी उसका जो भी यू कैन से फेस करने वाली होगी ना वो आपकी बोन होगी, राइट? तो कोई भी वेपन आके लग रहा है तो वो डायरेक्ट बोन पे आके लगेगा क्योंकि इन सब रीजन में आपके जो बोन्स हैं वो बिल्कुल प्रोमिनेंटली अपीयर्ड हैं, सही है? अब नेक्स्ट जो होती है उसको हम कहते हैं ओवर स्ट्रेच। इसके अंदर क्या होगा? स्किन ओवर स्ट्रेच हो जाएगी, सही है? स्किन या तो पुश हो जाती है या तो पुल हो जाती है और एक फ्लैप सा स्किन का निकल के बाहर आ जाएगा, सही है? इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है भाई? इसकी एग्ज़ाम्पल है किसी ने कोई अम जो किक होती है, अपने बूट से किसी ने आपको एक ना घुमा के किक लगाई, किक मारी आपको एग्ज़ाम्पल आपके एब्डोमेन पे, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल फ़ोर्स, जिसके अंदर इस तरह की फ़ोर्स लगी होती है, ठीक है? एक फ़ोर्स है जो कि बिल्कुल सीधी आके लग रही है। अब एक किक है जो कि आपको किसी ने ऐसे अपने पाँव को पूरा ऐसे घुमा के अपने लेग को फिर आपके एब्डोमेन पे मारा। ओए होए होए होए! तो इसके अंदर क्या होगा स्किन ओवर स्ट्रेच हो जाएगी, सही है? इसको हम बोलते हैं ओवर स्ट्रेच लैसेरेशन। आई जस्ट विश कि मेरे पास कोई इसकी पिक्चर होती, ठीक है? तो ये आपकी एग्ज़ाम्पल जो किक है ना, उसको आपने याद रखना है ओवर स्ट्रेच में। एग्ज़ाम्पल ये किसी का एब्डोमेन है और ऐसे किसी ने घुमा के एक किक उसके एब्डोमेन पे मारी, तो यहाँ पे जितनी भी स्किन होगी ना, वैसे पूरी स्ट्रेच सी हो जाएगी। तो इसको आप बोलोगे ओवर स्ट्रेच लैसेरेशन, सही है? नेक्स्ट है एवल्जन। एवल्जन के अंदर क्या होता है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके अंदर स्किन जो होती है, वो इतनी ज़्यादा सीवियर इंजरी होती है कि वो पूरी ग्राइंड हो जाती है। पिक्चर से देखो, यहाँ पे आप नोट करो, पूरी जो स्किन है, वो अंदर से काइंड ऑफ ग्राइंड हो गई है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं एवल्जन। ये सारी लैसेरेशन की जो टाइप्स होती हैं वो पूछी जाती हैं। कभी आपको बोल दिया जाएगा कि स्किन पुश पुल हो रही है, फ्लैप बन रहा है तो क्या है? आपको बताना है ओवर स्ट्रेच लैसेरेशन है। कभी आपको बोलेगा स्किन जो है वो स्प्लिट हो गई, यू शुड नो स्प्लिट लैसेरेशन में होगा। फिर आपको बोला जाता है ग्राइंडिंग हो गई, तो आपने एवल्जन करना होता है। एग्ज़ैक्ट यही वर्ड आता है ग्राइंडिंग का। तो आपने जस्ट ग्राइंडिंग वर्ड सुना, आपने आपने बता देना है कि एवल्जन है, सही है?
एक और चीज़ अगर आप नोट करो, इस पिक्चर को देखो वापस से, ऐसा लग रहा है ना कि स्किन जो है वो ग्लव्स की तरह निकल के बाहर आ गई है। तो इसको कहते हैं डीग्लविंग ऑफ स्किन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डीग्लविंग ऑफ स्किन, और इसी को फ्लेइंग भी कहते हैं। और ये दोनों ही वर्ड्स अक्सर बाज़ पेपर में आते हैं, और हम इस सिर्फ़ इस वर्ड्स को देख के पता कर पाते हैं कि ये विल्जन है। क्योंकि ऑलमोस्ट सारी इंजरी सेम होती है ना, बस कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको नोट करना होता है, जो कि उस इंजरी के टाइप से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर एवल्जन के लिए क्या है, डीग्लविंग ऑफ स्किन, और साथ-साथ फ्लेइंग, ये दोनों एक ही वर्ड्स हैं, ठीक है? तो कोई भी वर्ड है आपने बताना है कि एवल्जन में ऐसा होगा। सही है जी। इसके अलावा ये कब होती है? हो सकता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो, किसी का कोई मशीनरी में एग्ज़ाम्पल में कोई मशीन है उसके अंदर उसका हाथ आ जाए और उसका हाथ का ये इस तरह ग्राइंडिंग वाला सीन हो जाए, वो डीग्लविंग ऑफ द स्किन हो जाए। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप इनको एक बार रीड कर लेना। इसके अंदर मैंने आपको बताया टेयरिंग ऑफ स्किन होती है जिसको आप फ्लेइंग बोलते हो, इसी को डीग्लविंग ऑफ स्किन भी बोलते हैं। आई होप कि ये 3 टाइप लैसरेशन के आपको क्लियर हैं। अब हम चलते हैं बाकी के टाइप्स पे। अच्छा, अब आपको मैं बता रही हूँ आपकी 4th टाइप लैसरेशन की जिसका नेम है टेयरिंग। मैं आपको यहाँ पे एक पास्ट पेपर का एमसीक्यू बताऊँ, क्योंकि मैं लम्प्स के पास्ट पेपर सॉल्व करती थी तो मैं एग्ज़ैक्टली वही आपको बता रही हूँ। एमसीक्यू कुछ इस तरह का था कि वो कौन-सा इंजरी है, वो कौन-सी लैसरेशन की टाइप है जिसके अंदर कॉमन जो हाउसहोल्ड की चीज़ें होती हैं, उनसे इंजरी हो जाती है। तो उसका आंसर था टेयरिंग। नोट करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोर्स एंड हैंडल्स, ब्रोकन बॉटल्स। अक्सर हमारे घर में ग्लास टूट जाता है, ठीक है? उससे इंजरी हो सकती है, डोर या हैंडल से इंजरी इंजरी हो सकती है, तो उससे जिस टाइप की इंजरी होती है उसे हम टियरिंग बोलते हैं, सही है? तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही हैं, आपने शार्प कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करा और स्किन ओवर स्ट्रेच हो गई। अब आप इसको और ओवर स्ट्रेच लेसरेशन को कन्फ्यूज़ भी कर सकते हो, तो आपने इसका यूनिकनेस जो यूनिक पॉइंट है वो याद करना है, वो क्या है कि इसके अंदर कॉमन जो हाउसहोल्ड के जो स्टफ़ होते हैं, उसकी वज़ह से इंजरी हुई होती है। तो इस टाइप का अगर एमसीक्यू आए, तो आपने टियरिंग करना है। अच्छा, लास्ट वी हैव इज़ कट लैसरेशन। इसके अंदर वही है जो मैंने आपको बताया। अगेन इसके अंदर भी स्किन कट होगी, शार्प कोई वेपन यूज़ किया उसकी वजह से। आपको मेनली जो स्टार्टिंग की 4 मैंने बताई हैं वो आपने ज़रूर याद करनी है। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लैसरेशन। आई वांट कि इसको पढ़ने से पहले आप मेरे साथ कुछ पिक्चर्स देखो। तो पहली ये पिक्चर है जो कि आपको बताती है कुछ फीचर्स लेसरेशन के। मैंने आपको क्या बताया कि लेसरेशन के अंदर क्या होता है, आपकी स्किन जो होती है वो टेयर हो जाती है। तो आपको दिख रहा है कि एक स्किन यहाँ से और दूसरा जो पार्ट है स्किन का, सॉरी ये हाइलाइटर, ओके, एक स्किन का पार्ट ये है, दूसरा स्किन का पार्ट ये है, और एक सेपरेट हो चुका है, टेयर हो चुकी है स्किन। तो ये आपकी लेसरेशन है। सही है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज जो कि आप यहाँ नोट कर सकते हो, सबसे पहले आप नोट करो टिश्यू ब्रिजेस। ठीक है, आपकी जो स्किन होती है वो कहीं-कहीं कुछ-कुछ पार्ट से टोटली कट भी नहीं होती। टिश्यू का कोई ना कोई कनेक्शन दूसरे टिश्यू के पार्ट के साथ होता है। इसकी अगर मैं आपको रियल पिक्चर दिखाऊँ तो इसको देखो। तो यहाँ पर आप नोट करो कि ये जो पार्ट है, ये यहाँ पर आपको स्किन का इस पार्ट के साथ कनेक्शन मिल रहा है, तो इसको आप बोलते हो ब्रिजिंग टिश्यू। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है लैसरेशन में। यहाँ पे भी नोट करो, तो स्किन का कुछ पार्ट है जो कि इस पार्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? तो आपकी स्किन टोटली सेपरेट नहीं होती, कहीं-कहीं आपको ये ब्रिजिंग देखने को मिलती है, जिसको आप कहते हो ब्रिजिंग टिश्यू, और ये आपको लैसरेशन में देखने को मिलता है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगेन आप देख लो कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ ब्रिज है, सही है? इसके अलावा आप नोट करो इसके जो मार्जिन्स होते हैं, या फिर आप कह लो कि इसकी जो एजेस होती हैं वो बहुत इर्रेगुलर सी होती हैं। आप नोट करो कि ये आपको इर्रेगुलर सा एक वो ब्रूज़ मिल रहा है, सॉरी लेसरेशन मिल रही है। नर्व्स जो होती हैं उनके बीच में आपको कनेक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे टिश्यू के बीच में मिल रहा था, और जितनी भी वेसल्स होती हैं वो क्रश हो चुकी होती हैं। हमें पता है ना कि एक बहुत ज़्यादा एक सीवियर टाइप की इंजरी है जिसके अंदर आपकी स्किन टेयर हो गई है, वेसल्स जो होती हैं वो भी क्रश हो जाती हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पिक्चर देखो, उससे और क्लियर होगा। तो नोट करो यहाँ पर हम बात करते हैं लेसरेशन की, ठीक है? लेसरेशन में आप नोट करो कि ये पॉइंट पे नोट करो कि कितना इर्रेगुलर सा ये कट है। यहीं पे अगर आप इंसाइज़ वुंड को देखो, जो कि हम अभी फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल रेगुलर सा क्लीन कट है, ठीक है? लेकिन आपका जो लेसरेशन होता है वो एक इर्रेगुलर सा कट होता है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो अब आपके लिए नोट्स पढ़ना बहुत ईज़ी हो जाएगा। हमने क्या-क्या पढ़ा, मैंने कहा इसके मार्जिन्स बिल्कुल एब्रेडेड से हैं, एजेस बिल्कुल इर्रेगुलर से हैं, इन्वर्टेड यानी कि अंदर की तरफ होंगे, आस-पास आपको ब्रूज़ भी देखने को मिल सकता है, डेप्थ जो होती है वो अनइवन होती है, और वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, टिश्यू ब्रीजिंग देखने को मिलती है, ये भी हमने पढ़ा। हेयर जो होगा वो क्रश हो जाएगा, वेसल्स भी क्रश हो जाती हैं, नर्व्स जो होती हैं उनके बीच में आपको ब्रीजिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है? साथ आपका ये जो एंगल्स होंगे वो इर्रेगुलर से होंगे, टर्न होंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समरी बताऊँ, तो आपको कोई पूछे लेसरेशन के फीचर्स बताने हैं, तो आपने क्या-क्या बोलना है? आपने बोलना है कि इसके मार्जिन्स और एजेस जो होते हैं वो बहुत ही इर्रेगुलर से होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, और साथ आपने बताना है कि हेयर, वेसल ये सब क्रश हो जाता है, और आपको टिश्यू ब्रीजिंग देखने को मिलती है। दीज़ 3 पॉइंट जो कि आपको पता होने चाहिए।
अगेन आई एम रिपीटिंग, आपका हेयर वेसल ये सब चीज़ें क्रश हो जाती हैं, मार्जिन्स एजेस बहुत इरेगुलर एब्रेडेड होते हैं, डेप्थ के अंदर अनइवन होगा वो, और साथ वहाँ पे आपको टिश्यू ब्रिजिंग देखने को मिलेगी। बस। बिल्कुल, हमारी लास्ट स्लाइड रहती है लेसरेशन की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द लेसरेशन। सबसे पहले तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है किसी को भी इंजरी देने के लिए। तो अगर आपको स्टेलेट शेप वूंड मिलता है तो उसका मतलब होता है कोई ब्लंट और राउंड वेपन यूज़ किया गया है। ठीक है, कोई ऐसा वेपन यूज़ किया गया है जिसका जो एंड है वो बिल्कुल ब्लंट है और राउंड है। ठीक है, तो आपको स्टेलेट शेप वूंड मिलेगा। फिर क्रिसेंट्रिक शेप कुछ इस तरह होता है, हाफ मून शेप। ठीक है, अगर आपको इस तरह का वूंड मिलता है तो वो किसी हैमर के हेड की वजह से होगा। तो हैमर की वजह से जो भी आपको वूंड मिलेगा वो क्रिसेंट्रिक शेप होगा, और ये पास्ट पेपर में एमसीक्यू पूछा गया है। सही है। फिर अगर कोई लीनियर आयरन बार से आप किसी को लेसरेशन देने की कोशिश करोगे तो आपको वाई शेप वूंड मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा वूंड मिलता है तो उसका मतलब है कि आपने कोई लीनियर आयरन बार यूज़ किया है, और अगर आपको इस तरह का क्रिसेंट्रिक शेप वूंड मिलता है तो मतलब हैमर से उसको लेसरेटेड किया गया है। अब नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप किस तरह डिफरेंशिएट करोगे कि कोई इंसान कहीं पे फॉल होके इंजर्ड हुआ है या फिर किसी को स्टिक से इंजरी हुई है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो आप मार्जिन देख के या फिर कोई फॉरेन बॉडी देख के पता कर सकते हो कि क्या वेपन या फिर क्या रीज़न है उसकी इंजरी का। जैसे फॉरेन बॉडी की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आपको आपकी इंजरी के आस-पास ना, जैसे ये वुंड देखो आप। अब एग्जाम्पल ये वुंड है, आपको यहाँ आस-पास ना कोई डस्ट मिले, ठीक है? तो आप क्या गेस करोगे? हो सकता है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे ओपन एरिया हो, ठीक है? हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई केमिकल मिले, तो आप गेस करोगे कि हो सकता है कि ये जो भी डेड बॉडी है एग्जाम्पल आपके सामने और उसको इंजरी हुई हुई है, तो इस डेड बॉडी को किसी फैक्ट्री में रखा गया हो, राइट? तो इस तरह करके आप अपने अंदर का सीआईडी इंस्पेक्टर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आप फॉरेन बॉडी से भी पता कर सकते हो कि उसके लेसरेशन का कॉज़ क्या है, राइट? ओके, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी पता कर सकते हो आप देख के, एजेस को देख के आप डायरेक्शन भी देख सकते हो। प्लेस ऑफ इंसिडेंस किस तरह पता करोगे? फॉरेन बॉडी को देख के, या वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप डेड बॉडी की इंजरी के आस-पास जो फॉरेन बॉडी है उसको चेक करके पता कर सकते हो कि उस डेड बॉडी को रखा कहाँ गया था, ठीक है? मैनर आप इंजरी को देख के पता कर सकते हो कि वो एक्सीडेंटल है, किसी ने अटैक किया है या उसने खुद को इंजरी देने की कोशिश की है, वो सुसाइडल अटैक तो नहीं था, ठीक है? इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है लेसरेशन की? तो एम्बोलिज़्म इसका मोस्ट कॉमन पास्ट पेपर में एमसीक्यू पूछा जाता है कि आपका जो कॉम्प्लिकेशन है लेसरेशन की वो क्या है? और अक्सर आपको ऑप्शन में एम्बोलिज़्म दिखता है, ठीक है? तो आपने एम्बोलिज़्म को टिक करना होता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस एंड सीवियर ब्लीडिंग, ये सब भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं लेसरेशन के, ठीक है? सो वी आर डन विद लेसरेशन।